है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज़न एकेडमी क्लासेस। गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा हमारा, ये भारत के राष्ट्रपति के ऊपर रहेगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से जानेंगे और लास्ट में फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमने समझा है, जो हमने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किए लास्ट में, जो आपकी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। पॉइंट दिया हुआ है आपको, फर्स्ट है भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने से पहले राष्ट्रपति के बारे में जानना ज़रूरी है कि राष्ट्रपति कौन होता है, इसके क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, तो आपको दिया गया है यहाँ पे, राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और यह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। राष्ट्रपति देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। हमने अभी तक 3 लाइन पढ़ी है, इसमें आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या निकले हैं। राष्ट्रपति भारत राज्य का प्रमुख होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये वाला जो पॉइंट है आपका, संघ की कार्यपालिका शक्ति वाला, ये आपका इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति आपकी राष्ट्रपति में निहित होती है। एसएससी ये क्वेश्चन आपका पूछता ही है। ठीक है, पिछले बार भी पूछा था, हो सकता है आगे भी पूछा जाए। उसके अलावा राष्ट्रपति देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, राष्ट्रपति देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है और संघ की कार्यपालिका शक्ति आपकी राष्ट्रपति में निहित होती है। और तीसरा पॉइंट है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक, भारत का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति होता है। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना। आगे आपको दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी भी बार पद पर रह सकते हैं, इसकी कोई सीमा तय नहीं है। अब तक केवल पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने इस पद पर 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है। प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं तथा इस पद को सुशोभित करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति है। उन्होंने 25 जुलाई 2007 को पद व गोपनीयता की शपथ ली थी। वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो दूसरे पैराग्राफ में हमने क्या क्या देखा है, जो राष्ट्रपति है वो नई दिल्ली में रहते हैं। नई दिल्ली में कहाँ? रायसीना हिल्स पे। ठीक है, ये ध्यान रखना, कौन सी हिल पे रहते हो? रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे वो रहते हैं, रायसीना हिल है। ठीक है, और भारत में ज़रूरी नहीं है कि आपका राष्ट्रपति केवल 1 ही बार बन सकता है या फिर 2 ही बार बन सकता है। आप चाहो जितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हो। ठीक है, भारत में ऐसा कोई रूल नहीं, जैसे कि अमेरिका में होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार ही बन सकते हैं। तो भारत में ऐसा कोई रूल नहीं है, भारत में आप चाहो जितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हो। ठीक है, पिछली बार 2017 में शायद एसएससी ने प्रधानमंत्री का पूछा था कि भारत का प्रधानमंत्री कितनी बार बना जा सकता है। ऑप्शन थे आपके 1, 2, 3 या फिर कोई सीमा नहीं। तो आपका चौथा आंसर सही था, उसका कोई सीमा नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री भी आपका कितनी ही बार बन सकते हैं, कोई सीमा नहीं है आपकी। इसी तरह से आगे आने वाले एग्जाम्स में हो सका तो राष्ट्रपति का पूछ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति भी कितनी भी बार बन सकते हैं, इसकी कोई सीमा तय नहीं है। ठीक है, अब तक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद जी, ये पहले और एकमात्र राष्ट्रपति है जिन्होंने अपना कार्यकाल 2 बार पूरा किया है। ठीक है, यानी कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अपने पास बहुत सारी स्लाइड है, वहाँ पे सभी राष्ट्रपति के बारे में एक एक करके डिटेल में समझाया गया है आगे, तो आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, अब प्रतिभा पाटिल जो थी, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आपका आंसर रहेगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो थी, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और कौन से नंबर की थी ये? 12वें नंबर की। ठीक है, ध्यान रखना, 12वें नंबर की महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और कौन से नंबर की? 12वें नंबर की। ठीक है, इन्होंने 25 जुलाई 2007 को अपनी गोपनीयता की शपथ ली थी, यानी कि 25 जुलाई 2007 को ये राष्ट्रपति के पद पर
आई थी। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो हमारे रामनाथ कोविंद जी है, जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नंबर भी पूछता है एग्ज़ाम वाला कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति है आपके वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति अभी है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, 14वें नंबर के राष्ट्रपति है हमारे। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, अनुच्छेद 55 में आपके भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 55 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों, लोकसभा व राज्यसभा, और साथ ही राज्य की विधायिकाओं यानी कि विधानसभा के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जो होता है इनका चुनाव कौन कौन करता है? दोनों सदन जो है आपके लोकसभा और राज्यसभा और साथ में विधानसभा, इनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 55 के अनुसार ध्यान रखना, अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कौन करता है? राज्य की अपने देश की जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और साथ ही राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कार्यकाल क्या हो गया? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष तक का रहेगा। ये भी आपको यहाँ से पॉइंट मिला है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। अगला दिया हुआ है राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं कौन कौन सी होती है? फर्स्ट तो यही रहेगा कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, कोई भी पर्सन जो राष्ट्रपति बनना चाहता है वो भारत का नागरिक हो। उसकी जो उम्र है वो 35 साल या उससे अधिक हो, मतलब मिनिमम 35 साल तो होनी ही चाहिए, 35 साल या उससे अधिक हो। ठीक है, ये आपका राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकता है। और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है उसको लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, यानी कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर योग्यता होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने की लायक। ठीक है, सरकार के अधीन कोई भी लाभ के पद पर धारण नहीं किया जाए, यानी कि कोई भी लाभ का पद आपका उस टाइम पे जब चुनाव लड़ रहा है तब वो उस लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको आवश्यक शर्तें होती है राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, योग्यताएं होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद में निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई भी मामला आ गया है आपका, यानी कि कोई भी विवाद हो गया है इस बात पे, तो लास्ट अंतिम जो फैसला रहेगा वो उच्चतम न्यायालय तय करेगी कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सारे जो मामले हैं वो आपके उच्चतम न्यायालय सोल्व करेगा। ठीक, अगला पॉइंट दिया हुआ राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति मात्र महाभियोजित होता है, अन्य पद पदाधिकारियों से हटाए जाते हैं। महाभियोजन एक विधायिका संबंधी कार्यवाही है, जबकि पद से हटाना एक कार्यपालिका संबंधी कार्यवाही है। महाभियोजन एक कड़ाई से पालित किया जाने वाला औपचारिक कृत्य है जो संविधान के उल्लंघन करने पर ही होता है। ठीक है, महाभियोग कब लगता है? जब राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया हो, तभी आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। यह उल्लंघन एक राजनीतिक कृत्य है, यानी कि एक राजनीतिक कृत्य हो गया है वो, जिसका निर्धारण संसद करती है। ठीक है, वह तभी पद से हटेगा जब उसे संसद में प्रस्तुत किसी ऐसे प्रस्ताव से हटाया जाए जिसे प्रस्तुत करते समय सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन मिले। यानी कि राष्ट्रपति पर स्टार्टिंग में महाभियोग लगा दिया गया है क्योंकि उसने संविधान का उल्लंघन किया है, और ये निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। अब जिस सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उस सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन मिलेगा तभी ये प्रस्ताव आगे आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो लोकसभा से आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है, तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों के द्वारा अगर उस प्रस्ताव को समर्थन मिल जाता है तो फिर राष्ट्रपति के पास 14 दिन के अंदर नोटिस जाएगा। ठीक है, 14 दिन पहले नोटिस जाएगा कि आप पर महाभियोग लगाया गया है। उसके बाद ये जो प्रस्ताव है ये
उस सदन की कुल संख्या के 2/3 या उससे अधिक बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी कि दूसरी स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपने राष्ट्रपति में महाभियोग लगाया है और जिस सदन में लगाया गया है वहाँ के 1/4 सदस्यों से उसको समर्थन मिला है, तभी ये महाभियोग लगा है। ठीक है, अब उस सदन के 2/3 सदस्यों या उससे अधिक पर्सन द्वारा ये आपका पारित होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरे सदन में जाएगा ये। ठीक है, फर्स्ट सदन से तो ये पारित हो चुका है, अब दूसरे सदन में एक जांच समिति रहेगी, वो इसकी जांच करेगी महाभियोग की। ठीक है, उसके बाद जांच करने के बाद भी यदि दूसरा सदन उसे 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, यानी कि यहाँ भी आपके 2/3 सदस्य जो है वो इस महाभियोग को पारित कर देते हैं, तो दूसरे सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने के दूसरे दिन से राष्ट्रपति पद से हट जाएगा। ये रहेगा महाभियोग की प्रोसेस। क्या क्या किया हमने स्टार्टिंग में, सबसे पहले राष्ट्रपति को देखा कि संविधान का उल्लंघन किया है, तो हमने महाभियोग लगाया। महाभियोग लगाने के लिए आपका जिस सदन से महाभियोग लगाया जा रहा है उस सदन के 1/4 सदस्यों से उस महाभियोग को समर्थन मिलना चाहिए 1/4 सदस्यों के द्वारा। ठीक है, अब महाभियोग आपका प्रोसेस में है, तो आपको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले उस महाभियोग का नोटिस भेजना होगा। ठीक है, राष्ट्रपति को नोटिस मिल जाएगा महाभियोग का कि आप पे महाभियोग लगाया गया है और जिस सदन से लगाया गया है उस सदन के 2/3 सदस्यों या उससे अधिक बहुमत से वो पारित होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो आपकी लोकसभा में 545 सदस्य है, तो उसका 2/3 सदस्यों के द्वारा ये पारित होना चाहिए। ये महाभियोग आपका सच है। ठीक है, वो मानना चाहिए कि हाँ ये महाभियोग लगाया जाना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरे सदन में जाएगा ये महाभियोग, यहाँ से वहाँ पे एक जांच समिति होगी, वो जांच करेगी इसकी, और राष्ट्रपति भी अपना पक्ष रखेंगे या फिर किसी वकील के द्वारा अपना पक्ष रखवाएंगे वो कि हाँ मेरी ये गलती है, मैंने ये किया है, या फिर ऐसा मुझ पर महाभियोग जो भी लगाया गया है वो इल्ज़ाम सारे गलत है, ऐसा कुछ भी होगा। ठीक है, अब दूसरा सदन भी अगर मान लो उसका जो अपराध है वो अगर साबित हो जाता है और दूसरा सदन भी उसे 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, 2/3 सदस्य से बहुमत से वो पारित हो जाता है दूसरे सदन में भी, तो दूसरे सदन में जिस दिन से पारित हुआ है, जिस दिन आपका दूसरे सदन से ये बहुमत पारित हुआ है उसी दिन से आपका राष्ट्रपति पद से हट जाएगा। ठीक है, ये आपकी महाभियोग की प्रोसेस रहेगी। आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया हुआ राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्य। राष्ट्रपति की शक्तियाँ कई तरह की होती है, जैसे कि आपकी कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, और विधेयक संबंधी शक्तियाँ में आपकी वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्तियाँ, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये बहुत सारी शक्तियाँ आती है, तो सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों में आपका सबसे पहले आएगी कार्यकारी शक्ति, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, आपका भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति है, तो सारे कार्य आपके राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि कुछ भी आपका कुछ भी हो सभी में आपके राष्ट्रपति के साइन लगेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से सारे काम होते हैं पूरे भारत में। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति व उसके मध्य मंत्रालयों का वितरण करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और उनके मंत्रालयों का वितरण करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही आपकी इन सभी मंत्रालयों की नियुक्ति होती है। ठीक है, उसके अलावा आपका महान्यायवादी, महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष व राज्यपाल, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। ठीक है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, महालेखा व महानियंत्रक परीक्षक कौन है? केग आपका सीएजी, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, इनकी नियुक्ति आपका कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, अगला है आपका अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से संबंधित एक आयोग की नियुक्ति करता है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, यानी कि कोई विभिन्न जातियाँ जो होती है जैसे कि एससी, एसटी और ओबीसी, इन सभी जातियों के आयोग की नियुक्ति करता है और किसी भी क्षेत्र को वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है,
ये भी आपका राष्ट्रपति ही करता है। अगला दिया हुआ है, केंद्र व राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद नियुक्त करता है। ठीक है, मान लो केंद्र और राज्य में कुछ भी मतभेद हो गया तो उनके बीच में सहयोग करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का भी नियुक्ति करता है वो। ठीक है, केंद्र और प्रशासनिक कार्यों संबंधी जानकारी की मांग कर सकता है। ठीक, ये भी आपका राष्ट्रपति से संबंधित कार्य है। अगला दिया हुआ विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में आपका दिया हुआ अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है, अतः इससे इस रूप में विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। यानी कि अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति जो है भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। भारतीय संसद आपकी तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है। आपका फर्स्ट होता है लोकसभा, दूसरा होता है आपका राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। ठीक है, जो संसद है आपकी 3 भागों से मिलकर बनी होती है, आपकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यही आपको बोला गया है कि 79 के अनुसार राष्ट्रपति जो संसद का अभिन्न अंग होता है और उसे विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का आवाहन व सत्रवासन कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है। राष्ट्रपति जो है दोनों सत्रों का एक साथ आवाहन कर सकता है, यानी कि बुला सकता है, सत्रवासन यानी कि विघटित कर सकता है, और लोकसभा को विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लोकसभा का विघटन भी राष्ट्रपति ही करता है। आपकी राज्यसभा विघटित नहीं होती कभी भी। ठीक है, हर 6 महीने में वहाँ के सदस्य बदले जाते हैं। बाकी आपकी लोकसभा कभी राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, लोकसभा भंग हो जाती है हर 5 साल के अंदर। अगला दिया हुआ प्रत्येक चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है। ठीक है, मान लो कोई भी चुनाव हुआ है आपका, चुनाव के बाद पहला अधिवेशन और प्रत्येक वर्ष प्रथम अधिवेशन राष्ट्रपति ही संबोधित करता है। यानी कि लोकसभा का या फिर राज्यसभा का जो प्रथम अधिवेशन रहेगा चुनाव के बाद का, या फिर नए साल का प्रथम अधिवेशन, वो आपका राष्ट्रपति ही संबोधित करता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संसद के दोनों सदन कौन कौन से? आपके लोकसभा और राज्यसभा, इनकी संयुक्त बैठक बुला सकता है। इनकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, दोनों सदनों को बुला सकता है और उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? आपका लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष ही आपकी इन दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 108 में आपका ये बताया गया है कि दोनों सदनों की बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं इससे। संयुक्त अधिवेशन आपका 108 में दिया गया अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। 108 संयुक्त अधिवेशन संबंधित है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 तथा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। ये भी बात सही है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की पावर है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ विधेयक संबंधी शक्तियाँ। विधेयक संबंधी शक्तियों में पहली आएगी आपकी फाइनेंशियल पावर, यानी कि वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में क्या होगा? धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति ही बताता है कि आपका कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। ठीक है, जब बजट पेश होता है तो आपका धन विधेयक पारित होता है, तो धन विधेयक आपका राष्ट्रपति ही बताता है। ठीक है, अनुदान या वित्त की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी कि कोई भी अनुदान हो गया, कोई भी वित्त की किसी राज्य को वित्त की ज़रूरत पड़ेगी तो वो वित्त जब तक उसको नहीं दिया जाता जब तक कि राष्ट्रपति के साइन ना हो या फिर राष्ट्रपति की अनुमति ना हो। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य किए जाएंगे। भारत की संचित निधि से अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, सारे काम जब राष्ट्रपति कर रहा है तो संचित निधि जो रहेगी उसका अग्रिम भुगतान की व्यवस्था भी राष्ट्रपति करेगा। केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व वितरण के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन करता है प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग, केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व वितरण करने के लिए। ठीक है, यानी कि केंद्र से जो पैसा है राज्य के पास वितरण करने के लिए हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, न्यायिक शक्ति या जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में आपका दिया है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च व उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से किसी विधि तथ्य पर सलाह ले सकता है किंतु सलाह मानने को बाध्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय से आपका 143 अनुच्छेद 143 के अनुसार
आपका राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, किंतु मानने को बाध्य नहीं है। ये ऐसा अनुच्छेद 143 में कहा गया है आपका, ठीक है। सलाह मशवरा कर सकता है पर मानने को बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 70 में के अंतर्गत समाधान की शक्ति प्राप्त है, अतः वह किसी दंड को पूर्णतः क्षमा या उसकी प्रकृति बदल सकता है। यह समाधान केवल 3 प्रकार के दंडों से संदर्भ में है। अनुच्छेद 70 के अनुसार उसके पास ऐसी शक्ति है कि वो किसी भी पर्सन को समाधान दे सकता है। जैसे कि मान लो किसी को सैन्य न्यायालय से कोई दंड मिला हो, सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया दंड या दूसरा दिया हुआ आपको, यदि दंड केंद्रीय कार्यपालिकाओं के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों का संदर्भ हो, और तीसरा है अपराधियों को मृत्युदंड दिया गया है तो वह समाधान दे सकता है, ठीक है। ये आपकी न्यायिक शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति इसका प्रयोग केवल मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है आपका वो मंत्रिमंडल की सलाह पे ही करेगा ये, ठीक है। केवल मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। अगला दिया हुआ है आपको सैन्य शक्तियाँ, मिलिट्री पावर्स। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है और वह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, लेकिन संसद की सलाह के अनुसार। राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है आपका, और वह युद्ध समाप्ति की घोषणा कर सकता है संसद की सलाह के अनुसार, ठीक है। आपातकालीन शक्ति हम क्या आएगी आपकी, अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल भी लगा सकता है, ठीक है। ये तीनों शक्तियाँ आपकी राष्ट्रपति के पास होती है। अनुच्छेद 1, 2, 3 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, पावर ऑफ इश्यूइंग प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस, ठीक। तो आपका अनुच्छेद 123 के अनुसार क्या करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जब सदन का अधिवेशन ना चल रहा हो तो इस अवधि में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। यह अध्यादेश उतना ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होता है जितना कि संसद द्वारा पारित किया गया विधेयक। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान है। फर्स्ट है आपका, यह अध्यादेश सदन का पहला सत्र प्रारंभ होने के केवल 6 सप्ताह तक ही मान्य रहेगा। यदि सदन चाहे तो इस अवधि के पूर्व भी इस अध्यादेश को समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं मामलों में अध्यादेश जारी कर सकता है जिसके बारे में संसद विधि बना सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और ये अध्यादेश की जो पावर रहेगी वो उतनी ही रहेगी जितना कि संसद द्वारा एक विधेयक पारित होता है। संसद जो होती है आपकी लोकसभा राज्यसभा कोई विधेयक पारित करती है तो वो सर्वमान्य होता है। तो आपका जब सदन नहीं चल रहा हो और कोई ऐसा कार्य आ गया जो आपको करना ज़रूरी है तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है। इतनी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है कि अगर दोनों संसद मिलकर जो संसद बिल पारित करती है वो उतना ही शक्तिशाली होता है अध्यादेश भी, ठीक है। तो ये अब संसद के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो जो अध्यादेश राष्ट्रपति ने पारित किया है और जब संसद का अगला सत्र प्रारंभ होगा तो 6 सप्ताह तक ये मान्य रहेगा। अगर संसद चाहे तो इस अध्यादेश को अपना भी सकती है और इस अध्यादेश को रिज़ाइन भी कर सकती है, ठीक है। ये संसद के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर संसद चाहे तो उस अध्यादेश को बिल बना सकती है और अगर हटाना है तो संसद उस अध्यादेश को 6 सप्ताह के अंदर अंदर हटा सकती है, ठीक है। 6 सप्ताह तक मान्य रहेगा, नहीं तो अपने आप ही ये खारिज हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। आगे दिया हुआ है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का क्रम। भारत के राष्ट्रपति आपके अभी तक 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं। 14वें राष्ट्रपति आपके रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको ध्यान रखना रहेगा। यहाँ पे कुछ ट्रिक्स लिखी हुई है मैंने। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। इसमें आपके ये लाइन अगर आपने याद कर ली तो आपको राष्ट्रपति का क्रम याद हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में आपका राजू दिया, राजू से हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी, ये फर्स्ट राष्ट्रपति थे हमारे, और सेकंड राष्ट्रपति भी यही थे। थर्ड में आपको दिया राधा, राधा से हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकर से हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, गिरी से हो जाएगा वेंकट गिरी। फोर्थ आपको फखरुद्दीन हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे। रेड्डी से हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, जेल से हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, और रमा से हो जाएगा पर रमाशंकर वेंकट रमन, शंकर से हो जाएगा आपका
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नारायण से हो जाएगा KR नारायण, कलम से हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा से हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणव से हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। और आपको पता ही है वर्तमान में कौन है आपके, रामनाथ कोविंद जी जो है आपके वर्तमान में 14वें नंबर के राष्ट्रपति आपके, ठीक है, 14th नंबर के राष्ट्रपति आपके रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, सारे राष्ट्रपति के बारे में सीक्वेंस याद होना चाहिए। अब इनके बारे में डिटेल्स भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो आप ध्यान रखना। 14वें नंबर के राष्ट्रपति आपके रामनाथ कोविंद जी प्रेजेंट में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आपका राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जानेंगे। इनका जो कार्यकाल था राष्ट्रपति का वो था 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। मैंने बताया था ना कि दो बार लगातार राष्ट्रपति रहे थे ये, तो 50 से आपका 56 तक रहे और 56 से फिर 62 तक रहे, ठीक है। 2 कार्यकाल उन्होंने किए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। पूरे राष्ट्रपति जितने भी राष्ट्रपति हुए उनमें सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति तथा सर्वाधिक समय 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। 1962 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, 12 साल तक रहे हैं ये। और संविधान सभा के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद जी थे। 1962 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। दूसरी बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। इनका कार्यकाल था 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक, ठीक है। 5 साल तक ये राष्ट्रपति रहे हैं आपके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, ठीक है। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति और भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे ये, ठीक है, ध्यान रखना। जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। और पहले पर्सन जो भारत रत्न से सम्मानित है वो है आपके डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। ये पहले पर्सन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, ध्यान रखना इसके बारे में। अगला दिया हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल था 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक, यानी कि 1967 से 1969 तक 2 साल का कार्यकाल चला था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे ये, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पद पर रहते हुए हुई थी। ये पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है, ठीक है। और ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनकी मृत्यु के बाद तात्कालिक उपराष्ट्रपति वीवी गिरी का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, यानी कि ये इनकी मृत्यु के बाद में जो उपराष्ट्रपति थे इनके समय में वीवी गिरी, इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। फिर बाद में ये राष्ट्रपति बन गए थे, ठीक है। वीवी गिरी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने से राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद खाली होने पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। यानी कि क्या हुआ था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तो उपराष्ट्रपति जो थे उस टाइम पे वीवी गिरी वो आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए थे। पर जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो आपके जो वीवी गिरी थे ये भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे, तो ये भी अब राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रह सकते थे। तो उस टाइम के जो मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे ये कब से कब तक, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, ठीक है। उसके बाद चौथे राष्ट्रपति आएंगे आपके डॉक्टर वीवी गिरी जी। इनका कार्यकाल था आपका 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक था, ठीक है। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चरण की मतगणना करनी पड़ी थी। इन्होंने कांग्रेस का समर्थन प्राप्त होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते थे। वीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। इन्हें 1975 में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन के समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी, ठीक है। उसके अलावा ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, मैंने बता दिया ऊपर। और 1975 में इन्हें भारत रत्न मिला था, ठीक है। अगला दिया हुआ है
पाँचवें राष्ट्रपति हैं हमारे फ़खरुद्दीन अली अहमद जी। इनका कार्यकाल था 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। ये इस समय तक राष्ट्रपति रहे थे और भारत के पाँचवें राष्ट्रपति थे ये, ठीक है, अली अहमद, फ़खरुद्दीन अली अहमद। तथा वे दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है। पहले राष्ट्रपति कौन थे, जो पहले बता दिया मैंने, आपका पीछे की साइड रहे ये डॉक्टर ज़कीर हुसैन जो थे, ये पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, पहले राष्ट्रपति थे ये। और दूसरे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, ये आपके फ़खरुद्दीन अली अहमद जी है, ठीक है। इनकी मृत्यु के पश्चात बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखना ये। 6 दिया हुआ है आपको नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक, ठीक है। ये पूरे 5 साल तक रहे थे राष्ट्रपति आपके। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं ये, और भारत के छठे राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे नीलम संजीव रेड्डी, भारत के छठे राष्ट्रपति बने। यह एक बार चुनाव हारने के बाद भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है। तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, निर्विरोध, ध्यान रखना इसका। अगला दिया है क्वेश्चन 7 दिया हुआ है आपको ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह का जो कार्यकाल था वो था 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक का। ये पहले सिख राष्ट्रपति थे, ठीक है, पहले सिख राष्ट्रपति थे आप ज्ञानी जैल सिंह, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति बनने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री तथा केंद्र में मंत्री रहे हैं, ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री थे राष्ट्रपति बनने से पहले, और बाद में केंद्र के मंत्री भी रहे हैं। भारतीय डाकघर संबंधी विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है आपके, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक। अगला दिया हुआ है आर वेंकट रमन। इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। आर वेंकट रमन ने सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी शपथ दिलाई थी। वे 1984 से 87 में उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। आर वेंकट रमन के समय ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई थी, ठीक है। यानी कि इनके समय में प्रधानमंत्री चेंज होते रहे थे बार बार, 3 साल 87 से 92 तक बहुत सारे प्रधानमंत्री आए थे, तो उनको शपथ दिलाई थी इन्होंने, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति। 9वां दिया हुआ है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक, ठीक है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, ये ध्यान रखना, 9वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। अगला है आपका 10वां KR नारायण। इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। KR नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, दलित राष्ट्रपति पहले कौन है, KR नारायण, ठीक है। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। अगला दिया हुआ है आपको 11वां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। यहाँ तक आपकी ये राष्ट्रपति रहे हैं, इनके बारे में तो कौन नहीं जानता। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे, ठीक है। पहले वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति बने कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह सर्वाधिक मतों से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, सर्वाधिक मतों से जीतने वाले राष्ट्रपति थे पहले, दूसरे पॉइंट याद रखना ये। इनके विपक्षी उम्मीदवार कैप्टन लक्ष्मी सहगल थे। डॉक्टर कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर्वाधिक मतों से जीतने वाले राष्ट्रपति थे। ये पहले वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति है, और इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इनके निर्देशन में रोहिणी फर्स्ट उपग्रह तथा अग्नि एवं पृथ्वी मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया गया था। भारत के 1974 व 1998 के परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम का महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1997 में इन्हें भारत रत्न मिला था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। डॉक्टर कलाम देश विदेश के बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित हैं, ठीक, ध्यान रखना इनके बारे में। अगला दिया हुआ श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वह राजस्थान की राज्यपाल रही थी। राष्ट्रपति बनने से पूर्व कहाँ पे थी ये, राजस्थान की राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया है।
तथा 1962 से 85 के दौरान वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा सदस्य रही एवं 1991 में अमरावती से लोकसभा के लिए चुनी गई। श्रीमती प्रतिभा पाटिल सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति। ये ध्यान रखना, सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सुखोई विमान, ध्यान रखना, सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। राष्ट्रपति चुनाव में इनके प्रतिद्वंदी भैरव सिंह शेखावत थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। ये इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। ठीक है, प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। ध्यान रखना, 13वें राष्ट्रपति थे। ये पूछा गया था क्वेश्चन पहले भी और अभी पूछा जा सकता है। वह अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार PM संगमा को हराकर राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, PM संगमा जी को हराया था इन्होंने और राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे ये। श्री मुखर्जी प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के मिराती गांव में 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। श्री प्रणब मुखर्जी को 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार एवं 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। 2008 में पद्म विभूषण मिला था इन्हें और 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला था। 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद, 2008 में पद्म विभूषण। ठीक है, तो पद्म विभूषण से सम्मानित है ये आपके। श्री प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले वह केंद्र सरकार के वित्त मंत्री पद पर भी रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला दिया हुआ है रामनाथ कोविंद जी। इनका कार्यकाल अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में यही हमारे भारत के राष्ट्रपति है। 25 जुलाई 2017 से अभी तक ये काम कर रहे हैं। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ है जो 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। 25 जुलाई 2017 को उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश J.S. खेर ने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी। अब यहाँ से आपको एक पॉइंट याद नोट करना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो ये 25 जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद को उच्चतम न्यायालय के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश J.S. खेर ने राष्ट्रपति की शपथ दिलाई थी। ठीक है, ध्यान रखना। वे राज्यसभा सदस्य तथा बिहार राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। कौन? रामनाथ कोविंद जी राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं ये और बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। हमने क्या पूरा राष्ट्रपति सभी हमने कंप्लीट कर लिए है। ठीक है, और इसके बारे में पूरी जानकारी भी हमने लगभग सारी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो हम वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस वजह से जो इसके क्वेश्चन है आपके मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं आपके, टोटल 3 स्लाइड है आपकी क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, आपका वीडियो बड़ा भी नहीं होगा और आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। एक बार रिवीजन कर लेना, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना, तो आपको क्वेश्चन आंसर बनेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।